हेलो, डॉक्टर इरफान ने फ़ोन पर कहा। हाँ, हो गया काम? हमाद ने पूछा। जी चौधरी साहब, काम बिल्कुल A1 हुआ है। कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं जनाब, मैंने उसे इतना डरा दिया है कि पुलिस का नाम तक नहीं लेगा। चौकीदार ने गेट खोला तो एक गाड़ी अंदर आई। रियान अब्बास गाड़ी से बाहर निकला और पिछला दरवाज़ा खोलकर आनिया को बाजू में उठा लिया। चौकीदार गेट बंद करके पलटा तो रियान के बाजू में एक लड़की को देखकर दंग रह गया। साहब जी, ये कौन है? चौकीदार ने पूछा। अदील और बतूल कहाँ हैं? साहब, वो तो नेक्सी में हैं। बतूल को ज़रा भेजो, रियान कहते हुए अंदर चला गया। बतूल, इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखना, रियान ने पलटते हुए कहा। ये कौन है? बतूल हैरत से इस खूबसूरत लड़की को देखते हुए बोली। इसके पीछे कुछ लोग हैं और इसकी याददाश्त भी गुम हो चुकी है, इसलिए जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता, इसके घर वालों का पता नहीं चल जाता, ये यहीं रहेगी। और हाँ, किसी को इस लड़की के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जी समझ गई साहब, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। और हाँ, अदील को भी समझा देना, रियान कहता हुआ बाहर निकल गया। बतूल ने लड़की को गौर से देखा जो बेहोश थी। वो इसको बिल्कुल शहजादी लगी। हाय, इतनी प्यारी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, वो कहते हुए आगे बढ़ी और ब्लैंकेट को सीधा करने लगी तो इसकी नज़र उसके हार्ट शेप नेकलेस पर पड़ी। उस पर इंग्लिश में DIA लिखा हुआ था। बतूल मिडिल पास तो थी, लेकिन अब पढ़े हुए काफ़ी वक्त हो गया था, इसलिए फ़ौरन ना पहचान सकी कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन बाद में समझ आ गई कि ये तो दिया लिखा हुआ है, यानी इस लड़की का नाम दिया है। बतूल के कमरे के जाने के बाद उसने आंखें खोल ली। खामोश सी वीरानी उसके दिलो दिमाग में उतरती जा रही थी। वो अपने दुश्मन के करीब पहुंच चुकी थी और सिर्फ जाल बिछाना रह गया था। वो यहाँ तक कैसे करे ज़ब्त से पहुंची थी, ये वही जानती थी। वो एक मुश्किल इम्तिहान था जिसमें वो कामयाबी से पास हो चुकी थी, लेकिन इसके अंदर कोई खुशी नहीं थी। हर एहसास मर चुका था। शायद वो बेहिस हो चुकी थी, जिसे अपने दिल की भी कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंख किसी की आवाज़ से खुली। वो बतूल थी जो उसे पुकार रही थी। वो हैरान हुई कि उसकी आंख कब लगी। दिया बीबी, उठ जाएं, सुबह हो चुकी है। बतूल उसके पेशानी पर हाथ रखते हुए बोली। मैं कहाँ हूँ? वो खौफजदा होने की एक्टिंग करने लगी। डरे मत, आप बिल्कुल महफूज जगह पर हैं। वो लोग आप तक नहीं पहुँच पाएंगे। कौन लोग? उसने हैरत जाहिर की तो बतूल को याद आया कि उस लड़की की तो याददाश्त ही गुम हो चुकी है। नहीं, कुछ नहीं, मैं अभी पता नहीं क्या कहती रहती हूँ। छोड़ी इस बात को, आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं, वो बेजारी से बोली। जिद ना करें बीबी जी, पता नहीं कब से खाना नहीं खाया आपने। शाम को रियान साहब आपको लेकर आए थे। इस वक्त आप बेहोश थी। मैंने 2-3 दफ़ा आकर देखा, खाने का कह सकूँ, लेकिन आप जागी ही नहीं। आप लग भी कितनी कमज़ोर रही हैं। चलें शाबाश, उठे, नाश्ता कर लें। बतूल मोहब्बत से कहती हुई उसे मोम की याद दिला गई। वो जितनी भी सेहतमंद हो जाती, लेकिन मोम को वो हमेशा कमज़ोर सी लगती। वजह उसकी स्लिम स्मार्ट बॉडी थी। अगर वो ज़्यादा खाती भी तो उसका वज़न नहीं बढ़ता था, क्योंकि डैड उसे सख्त ट्रेनिंग करवाते थे। वो अभी वॉशरूम से निकली ही थी कि बतूल नाश्ता लेकर आ गई। दिया बीबी, नाश्ता लगा दी है, आ जाए। गाजी कहाँ हैं? उसने जानबूझकर ये सवाल किया। कौन गाजी? आपको गाजी का नहीं पता? उसने ताज्जुब से पूछा। बतूल ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा मंगेतर। बतूल नासमझी से उसे देख रही थी। मैं तो उन्हें नहीं जानती, तो मुझे यहाँ कौन लाया है? रियान साहब आपको यहाँ लेकर आए, बतूल ने मासूमियत से दिला दी। व्हाट? मैंने गाजी से कहा था मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगी। वो फिर चला गया ना। बीबी जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप क्या कह रही हैं? यहाँ तो कोई गाजी नहीं रहता। तुम जाओ, अभी मुझे नाश्ता नहीं करना। साहब जी, दिया बीबी नाश्ता नहीं कर रही और किसी गाजी को बुला रही हैं। कह रही हैं उसे बुलाओ, वरना खुदकुशी कर लेंगी। पागल, उसका दिमाग सेट नहीं है। लगता है तुम्हारा भी ठीक नहीं। तुमने कहना था अभी आ जाएगा। पर जी, ये गाजी कौन है? मुझे कहती है वो गाजी। अब ये तो पता नहीं वो कौन है, लेकिन वो जैसा कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना। उसे कहना कि मैं थोड़ी देर में पहुँच रहा हूँ। ओके, रखता हूँ फ़ोन। मैंने फ़ोन किया है गाजी को, वो कह रहा था अभी आ जाएगा। बतूल ने अंदर आते साथ उसके सर पे धमाका किया। उसे ये तवक्का नहीं थी कि बतूल रियान को अभी बुला लाएगी। प्लान में तो यही शामिल था, लेकिन वो शशुपंज में मुब्तला कर गया था। तुमने तो कहा था यहाँ कोई गाजी नहीं रहता। वो जी, रियान साहब का दूसरा नाम गाजी है, मुझे पता नहीं था। आनिया ने नाश्ता शुरू कर दिया। बतूल उसके पास बैठ गई।
आनिया ने खिड़की से बाहर लॉन में एक बच्चे को देखा जो पौधों को पानी दे रहा था। उसकी साइड पोस्ट नज़र आ रही थी। उसे बच्चे हमेशा से ही अट्रैक्ट करते थे। वो छोटे से बच्चे को देखकर भूल चुकी थी वो कहाँ है, किस लिए है। वो भागती हुई कमरे से बाहर निकली और लॉन में बच्चे के पास पहुंच गई। हेलो, आपका नाम क्या है? आनिया ने पूछा। सलार अदील, बच्चे ने अपनी तोतली जुबान में बताया। ओह, ये तो बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। आप कौन हैं? बच्चे ने उलझ कर सवाल किया। मैं दिया हूँ, आनिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो आप रियान अंकल की मंगेतर है। मैं आपकी नई दोस्त हूँ, चलो मुझसे दोस्ती करो। उसने बात बदली, हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। बच्चे ने मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। गुड बॉय। अच्छा बताओ क्या कर रहे थे? मैं पौधों को पानी दे रहा था। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैंने सारी क्लासेस पढ़ ली हैं। फिर तो आपके मज़े होंगे, कुछ पढ़ना नहीं पड़ता होगा। आप तो हर वक्त खेलती ही रहती होंगी। अब आनिया उसे क्या बताती कि जब माँ बाप का साया ही सलामत ना रहा तो उसने क्या खेलना। वो कमरे में एक कुर्सी से टेक लगाए बैठी थी, कुछ सोच रही थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर कर्ब के आसार थे। मॉम डैड की याद शिद्दत से आ रही थी। अचानक उसे मेन गेट के ओपन होने और गाड़ी की आवाज़ आई। उसने एक झटके से आंखें खोली और भागकर खिड़की के पर्दा हटाकर देखने लगी। रियान अब्बास अपनी गाड़ी को पोर्च में रोककर बतूल से बात कर रहा था। उसे यकीन था वो उसी के मुतल्लिक पूछ रहा था। अब वो उसी की तरफ आएगा। उसका दिल किया यहाँ से भाग जाए। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आहिस्ता आहिस्ता भारी कदमों की आवाज़ करीब आती जा रही थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ ज़ोर से भींच ली। वो उसके आने से कबल ही अपना गुस्सा निकालकर खुद को नॉर्मल करना चाहती थी। उसने एक गहरा सांस लिया और खुद को रिलैक्स किया। तभी दरवाज़ा खुला और वह अंदर दाखिल हुआ। दिया, रियान ने पीछे से पुकारा, लेकिन वो मुड़ कर ना देख सकी। दिया, आर यू ओके? रियान ने नरमी से पूछा। उसने अहंकार भरा और पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ गई। अगर मैं खुदकुशी की धमकी ना देती तो तुम मुझे वहीं छोड़ आते ना? वो तंजिया लहजे में बोली। वो एक ड्रामा कर रही थी, लेकिन नफरत की वजह से वो हकीकत लगने लगा था। क्या तुम्हारे नज़दीक किसी की ज़िंदगी अहम है? वो ना चाहते हुए भी ऐसा पूछ गई। हर इंसान की ज़िंदगी अहम होती है, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि क्या तुम्हें मेरी जान अजीज़ है, तभी मुझे खुदकुशी से बचाने के लिए ना चाहते हुए भी अपने साथ ले आए हो। छोड़ो इस बात को, ये बताओ मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे? नहीं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? मुझे डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे दिमाग में छोटा सा मसला है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चेकअप के लिए जाना होगा। इसका मतलब किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता हो चुका है? ये तो होना ही था। मुझे कहीं नहीं जाना। देखो दिया, जिद मत करो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूँगा। वहाँ तुम्हारा जब इलाज हो जाएगा तब तुम घर आओगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुमने वादा किया है। ठीक है, लेकिन तुम भी वादा करो डॉक्टर के पास चलोगी। ओके। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। रियान अब्बास आनिया को लेकर एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर अमजद के क्लिनिक आया हुआ था। अभी वो वेटिंग रूम में बैठे थे क्योंकि डॉक्टर के पास अभी पहले वाला मरीज़ बैठा हुआ था और असिस्टेंट ने आकर उन्हें 5 मिनट इंतज़ार का कहा। आनिया अभी भी इन्हीं कपड़ों में थी जिनमें वो कल रियान के घर आई थी, लेकिन दुपट्टा हिजाब की तरह बांधा हुआ था। वो अपने आप को साइकेट्रिस्ट के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार कर रही थी। तभी उनका बुलावा आ गया। वो रियान के साथ अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर अमजद आंखों पर चश्मा टिकाए कोई फाइल देख रहे थे। उन्हें देखकर बैठने का इशारा किया। ये दिया है, मैंने उसकी कंडीशन आपको ऑलरेडी बता दी है। जी, मैं समझ गया था इनकी कंडीशन। मैंने ऐसे केसेस पहले भी देखे हैं। जब कोई इंसान किसी से बहुत अटैच होता है, अगर वो उससे दूर चला जाए तो सदमे की वजह से जहन पर असर पड़ता है। तो क्या उसका इलाज मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, दवाओं से और 5-6 सेशन से पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगता है। तो फिर कब से शुरू कर रहे हैं? आज से ही शुरू करते हैं। आप ज़रा बाहर तशरीफ़ ले जाएं ताकि पेशेंट आसानी से सब कुछ बता सके। उसके बाहर जाने के बाद डॉक्टर ने पूछा, आपका नाम आनिया है? वो हैरत से आंखें खोले डॉक्टर की जानिब देखने लगी। मुझे हमाद साहब ने सब बता दिया। परेशान मत हो, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं अभी आपकी हमाद से बात करवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, उसने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आनिया? ठीक हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया भाई, क्या ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही हो। बस इसी तरह मेहनत जारी रखोगी तो मंजिल भी मिल जाएगी।
तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, वो शख्स तुम्हें उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम्हारा इलाज जारी है। बस हिम्मत मत हारना, ओके जी। और तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें एक अंधे कुएं में भेजकर गाफिल बैठा हूँ। एक एक पल की खबर है मुझे तुम्हारी, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। ख्याल रखना अपना। रेयान अभी तक बाहर ही बैठा हुआ था, उसे देखते ही खड़ा हो गया। उसकी आंखें सुर्ख थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को कंपोज कर लिया। तुम ठीक हो? हाँ, लेकिन ये तुम मुझे किस डॉक्टर के पास ले हो? सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खा लिया। मैं आइंदा यहाँ नहीं आऊँगी। दिया, वो डॉक्टर है तुम्हारा इलाज कराए। जब मुझे कोई बीमारी नहीं तो मैं यहाँ क्यों आऊँ? क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा भूल चुकी हो, तुम्हें वो याद दिलाना है। चलो तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? अभी तो बस यही पता चला काजी इसका खालाजाद कज़न था, जिससे उसकी मंगनी भी हो चुकी थी। उसके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए वो खाला के पास रहती थी। काजी उसे क्यों और कैसे छोड़कर चला गया ये भी नहीं पता। तो ये नहीं बताया वो जगह कौन सी थी, किस शहर में रहती थी। देखिए रेहान साहब, इसको इतनी जल्दी सब कुछ याद नहीं आ सकता। मैंने उससे बहुत से सवाल पूछे, लेकिन ज़्यादातर जवाब उसे मालूम नहीं थे। मैं आपको दवाई लिख देता हूँ, इससे बहुत जल्द रिकवर कर जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितना अर्सा? 2-3 माह में ठीक होने के चांसेस है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम का भी वक्त लग सकता है। बतूल उसके सामने नाश्ता लगा रही थी। वो उसे जांचती नज़रों से देख रही थी। कल रात से वो उसकी तमाम हरकत पर नज़र रखे हुए थी, लेकिन उसे कोई मशकूक बात नहीं लगी थी। काजी कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में काम कर रहे हैं। आज इतवार है ना, तो इस दिन ऑफिस का काम अपने कमरे में ही करते हैं। तुम यहाँ कब से हो? मेरे मियाँ अदील वो साहब जी के ख़ास मुलाजिम थे। बचपन में ही साहब जी मरी से इस्लामाबाद आ गए, तो वो भी उनके साथ आ गई। इस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी, सो मैं भी उनके साथ आ गई। काजी पहले मरी रहता था? जी। आप भी दिया, मुझे झूला दे देना, सिलार ने लाड से कहा। जब से उसकी दोस्ती दिया से हुई थी, वो जो भी कहता वो उसकी बात मानती। आप ही होमवर्क कर दें, आप ही चॉकलेट ले दें, आप ही क्रिकेट सिखाएं। इसी तरह की बहुत सी छोटी छोटी ख्वाहिशात थी जो आनिया पूरी कर देती थी। लेकिन मैं बहुत तेज़ झूला देती हूँ, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? ओके, उसने नफ़ी में सर हिलाया। ओके, तो फिर मेरे हाथ ज़ोर से पकड़ लो। आनिया ने उसके नन्हे मुन्ने हाथ अपने हाथों में ले लिए और गोल गोल घूमने लगी, जिसकी वजह से सिलार भी तेज़ी से उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। उसके पाँव आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगे और वो हवा में ऐसे घूमने लगा जैसे किसी ने कोई गेंद डोरी से बांधकर दूसरा घुमा रहा हो। रेयान अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था जब बतूल उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई। वो लैपटॉप बंद करके कॉफ़ी का कप पकड़े बालकनी में आ गया। नीचे सेहन में दिया को देखकर हैरान हुआ। वो सिलार को तेज़ तेज़ झूले दे रही थी। उसे डर लगा जब वो झूले देना रोकेगी तो दोनों ज़ोर से गिरेंगे। वो भागकर अंदर आया और कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए नीचे की जानिब भागा। अभी वो उनसे 10-15 कदम दूर था कि दिया ने कामयाबी से झूला देना रोक दिया। सिलार को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, इसलिए वो बैठकर हंसने लगा। दिया ने खड़े रहकर ही अपने चक्करों को कंट्रोल किया और फिर इसके साथ ही बैठ गई, जबकि रेयान उन दोनों के पीछे हैरानी से सोच रहा था, कितनी अजीब लड़की है। इस जितनी लड़कियों के लिए इतने बच्चों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ जाए तो उनकी जान पर बनाती है। उसे देखो, इस बच्चे को उठाकर ऐसे घूम लिया जैसे कोई बिल्ली का बच्चा हो। अभी आपने तो मुझे बाबा से भी ज़्यादा मज़े के झूले दिए। आप भी मुझे झूले देंगी ना? ना बाबा ना, अब मैं नहीं दूंगी, मेरे बाजू दुखने लगे हैं। देखो, मुझे पसीना भी आ गया। सिलार ने मुंह बना लिया। अच्छा, कल दूंगी, अब खुश? पीछे खड़ा रेयान दिलचस्पी से इनको देख रहा था। दिया लॉन में बैठी हुई थी। रेयान ने उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, लगता है आज बारिश होगी। वो बस इतना ही कह सकी। इसलिए मैं पकौड़े और चाय लेकर आया हूँ, इस मौसम में बहुत मज़े के लगते हैं। मैं नहीं कहती। अरे, तुम्हें मेरे हाथ के बने पकौड़े और चाय कितने पसंद थे, याद है तुम्हें? और क्या क्या याद है? रेयान ने उसे खरीदा तो उसका हाथ मुंह तक जाता रुक गया। उसने चौंक कर रेयान को देखा। वो उसे ही जांचती नज़रों से देख रहा था। उसने जल्दी से खुद को कंपोज किया। बस तुम याद हो, और कुछ नहीं याद? नहीं, शायद वहाँ पहाड़ थे, बाग, नदी और तितलियाँ। उस जगह का नाम क्या है? मुझे नहीं याद। कुछ तो याद होगा, कोई सहेली, कोई रिश्तेदार? नहीं याद। अच्छा, तो फिर किस कॉलेज में तुम पढ़ती थी? बोला ना, मुझे कुछ नहीं याद, लेकिन तुम्हें तो याद होगा। हाँ, याद तो है, पर अगर कोशिश कर रहा हो कि तुम्हें भी याद आ जाए। फ़ायदा, तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई। मैं तो इस वक्त तुम्हें छोड़कर आ चुका था, इसलिए जानना चाहता हूँ क्या हुआ था। अगर कुछ होता तो मुझे याद होता। कुछ भी नहीं हुआ होगा। अच्छा, नाराज़ तो मत हो, मैं
मैं कुछ नहीं पूछ रहा। दिया नहाकर निकली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हुए अपने गीले बाल तौलिए से खुश्क कर रही थी। उसकी नज़र अपने नेकलेस पर पड़ी जिस पर दिया लिखा हुआ था। तुम्हें अपना असली नाम बताने की बजाय कोई और नाम बताना चाहिए ताकि तुम्हारा कोई रिकॉर्ड ना निकलवा सके। इसका बेहतरीन हल ये लॉकेट है। तुमने उसके सामने याददाश्त भूलने का ड्रामा करना है जिसमें गाजी के सिवा तुम्हें कुछ नहीं याद होगा, अपना नाम भी नहीं। और याद रखना, उसे गले से मत निकालना, ओके? लेकिन क्यों? दिया ने पूछा। एक दफ़ा जो पहनकर अपना नाम दिया साबित कर दिया है, अब इसको पहने रखने की ज़रूरत क्या है? कहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं? ये ख्याल आते ही वो गौर से इस नेकलेस को देखने लगी। वो उसे तेज़ी से उंगलियों में उलट पुलट कर देख रही थी, लेकिन कोई सिरा उसके हाथ न लगा। उसने इस पर ज़ोर से अपनी उंगली मारी तो खोखली सी आवाज़ आई, जैसे वो अंदर से खाली हो। वो नेकलेस को खोलने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में क्लिक की आवाज़ पर नेकलेस का ऊपरी ढक्कन खुल गया। उसे एक चिप नज़र आई। वो एक ऑडियो बुक डिवाइस थी। उसे समझ आ गई ये डिवाइस उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करके हमाद भाई तक पहुंचाती है। उसने गुस्से से डिवाइस को नेकलेस से अलहदा किया। वो डिवाइस सिक्के के साइज़ की थी जिसे वो अपने हाथों से भी नहीं तोड़ सकती थी, इसलिए उसने मुंह में रखकर दांतों से तोड़ने का सोचा, लेकिन फिर उस ख्याल से रुक गई। टूटने की आवाज़ हमाद भाई तक पहुंच जाएगी, जो कि वो नहीं चाहती थी, इसलिए उसे हाथ में दबाए अपने कमरे से निकल गई। अब उसका रुख बैक गार्डन की तरफ था। एहतियात से इधर उधर देखती हुई बैक गार्डन में पहुंच गई और दीवार के करीब ही एक पाँव और दूसरे घुटने पर बैठते हुए वहाँ से घास को उखाड़ने लगी। जब थोड़ी सी जगह बन गई तो उसने वहाँ पे उसको दफना दिया। दिया बीबी, आप यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत थी? बतूल ने हैरत से उससे पूछा। बस ऐसे ही कमरे में बोर हो रही थी तो सोचा ज़रा घर का विज़िट कर लूँ। कहीं आप ऊपर रेहान साहब के कमरे में तो नहीं गई? नहीं, बस बाहर से ही देख कर आ गई। आप रेहान साहब के कमरे में उनकी गैर मौजूदगी में मत जाइएगा, उनके अहम कागजात पड़े हुए हैं। नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करती। तुम ये बताओ क्या बना रही हो? आज मैं चाइनीज़ डिशेस बना रही हूँ, रेहान साहब को बहुत पसंद है। ये तुम गाजी को रेहान क्यों बुला रही हो? बीबी जी, गलती